Hello students, my name is Lalita. Today we will study the poem Ode to Evening Part 2 written by William Collins. We have already studied half of the poem and in which we have seen that how the poet describes the evening. Now let's see the next stanza. Here the poet says that, "Then let me rove some wild and heathy scene, or find some ruin midst its dreary dells, whose walls more awful not by thy religious gleam." इसके बाद पोइट कहते हैं कि देन लेट मी रोव सम वाइल्ड एंड हीदी सीन, मुझे एक ऐसी जगह पे जाने दो जो बहुत ही वाइल्ड हो और उसके जो सीनरी है, दृश्य कैसे हो, हीदी यानी कि बहुत ही डरावने या बहुत ही जो ऊंचे खतरनाक जंगली टीले होते हैं उनसे भरे हुए हो, और फाइंड सम रूइन अमिड्स इस डियरी डेल्स, या फिर मुझे कुछ ऐसी जगह ढूंढने दो जो रूइंड हो, बहुत ही डियरी हो यानी डरावनी लगती हो, हुज वॉल्स मोर आउटफुल नॉट बाय द रिलीजियस ग्लीम, ऐसी जगह जो बहुत ही डरावनी और जिसकी दीवारें बहुत ही क्रम्बलिंग या चरमराती हुई हो, ऐसी जगह या ऐसी हीद मुझे ढूंढने दो जो कि बहुत ही डरावनी आउटफुल प्रतीत होती हो, क्योंकि शाम के समय जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है तो ये दृश्य है एक प्रकार का कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही वाइल्ड और रूइंड होती है वो कितनी भयभीत करने वाली प्रतीत होती है या कितनी डरावनी लगती हैं। The speaker described the time before the evening as cold and he refers to the static lake as a time for invocation and relaxation. जो स्पीकर है वो शाम के समय को बहुत ही कोल्ड बताते हैं और बहुत ही रिलैक्स भरा भी बताते हैं इवनिंग को इन्वोक करते हुए। नेक्स्ट द पोइट सेज दैट, और इफ चिल ब्रस्टिंग विंड और ड्राइविंग रेन प्रिवेंट माई विलिंग फीट, remind the hut that from the mountain side views wilds and swelling floods and hamlets brown and dim discolored spires. पोइट हैं जो कहते हैं कि इवनिंग के समय जब मैं बाहर जाना चाहता हूँ और ऐसे वाइल्ड और रूइंड व्यूज़ को देखना चाहता हूँ, लेकिन उसी समय अगर क्या होता है कि इफ़ चिल ब्रस्टिंग विंड, बहुत ही ठंडी हवा जो एकदम से बह रही है, एंड ड्राइविंग रेन, और जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ गति से बरसात हो रही है शाम के समय पे, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही है, प्रिवेंट माई विलिंग फीट, मेरी जो इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ बाहर घूमने के लिए, ऐसा दृश्य देखने के लिए, लेकिन वो मुझे रोक रही है। तब बी माइन द हट, उस समय मैं एक ऐसी हट में रुकना चाहूँगा या जाना चाहूँगा, दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, जो कि कहाँ स्थित है, माउंटेन या पहाड़ी है उसके बगल के किनारे पे स्थित है या उसके पास कहीं स्थित है, और वहाँ से मैं देखना चाहूँगा व्यू वाइल्ड्स एंड स्वेलिंग फ्लड्स एंड हैमलेट ब्राउन एंड डिम डिस्कर्ड स्पायर्स, उस जगह से मैं ऐसी चीज़ें देखना चाहूँगा, ऐसे दृश्य देखना चाहूँगा जो बहुत ही वाइल्ड है, और शाम के समय बरसात की वजह से जो स्वेलिंग फ्लड आ रही है या बहुत ही तेज़ गति से बाढ़ आ रही है उसे देखना चाहूँगा, एंड हैमलेट ब्राउन एंड डिम डिस्कर्ड स्पायर्स, और शाम के समय जो धीरे धीरे ढलती हुई शाम है उसके समय पर जो दूर स्थित हैमलेट्स या बस्तियाँ हैं वो ब्राउन कलर में या भूरे कलर में दिखाई दे रही हैं, और जो डिम डिस्कर्ड स्पायर्स हैं, जो चर्च के जो बहुत ऊंचे ऊंचे गुंबद है वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं अंधेरे में, तो मैं उन चीज़ों को या उन दृश्यों को देखना चाहूँगा। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटरीजियस साइड ऑफ द ब्यूटीफुल इवनिंग दैट हैव हैवी रेन एंड स्टॉर्मी विंड, ये इवनिंग का ही एक दृश्य है, लेकिन ये इवनिंग का जो सुहाना दृश्य होता है उससे एकदम जस्ट अपोजिट है और आउटरीजियस है। इवनिंग का एक ऐसा दृश्य पोइट यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो कि सुहानापन या सुहानेपन से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है, जो कि बहुत ही कैसा टेरिफाइंग है, भयभीत करने वाला है। दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रिवेंट द स्पीकर फ्रॉम गोइंग बैक टू हिज कॉटेज which is next to the mountain and from following the beautiful time of the evening. और ये सारी डिस्क्रिप्शंस ऐसी चीज़ों को या दृश्यों को दर्शाते हैं जो कभी अपनी झोपड़ी से देखना चाहते हैं। द स्पीकर यूज इनोकिडक इन माई विलिंग फीट टू रेफर टू हिमसेल्फ, और जो लाइन है माई विलिंग फीट, इसमें पोइट ने जो फिगर ऑफ स्पीच है सिनोकिडो की उसका यूज़ किया है अपने आप को रेफ़र करने के लिए।
नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि एंड हियर देयर सिंपल बेल एंड मार्क्स और ऑल दाई ड्यूई फिंगर्स ड्रॉ द ग्रेजुअल डस्की वेल। कवि कहता है कि उस झोपड़ी से शाम के समय ऐसे दृश्य देखने के साथ साथ मैं सुनना चाहता हूँ जो दूर से आ रही है सिंपल बेल, यानी जो घंटियों की आवाज़ है जो कि शाम के टाइम या तो चर्च में बजाई जाती है या जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं हैमलेट्स हैं उनसे आवाज़ आ रही है, उनकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। एंड मार्क्स और ऑल दाई ड्यूई फिंगर ड्रॉ द ग्रेजुअल डस्की बेल। और जैसे जैसे शाम हो रही है दूर से घंटियों की आवाज़ आ रही है वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो ड्यूई फिंगर है, यहाँ पे इवनिंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। जो उंगलियाँ हैं जो कि ओस की बूंदों से भीगी हुई है या ओस की बूंदों की भांति बहुत गीली हैं, वो धीरे धीरे क्या करिए ड्रॉ द ग्रेजुअल डस्की वेल। इन लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ड्रॉ एंड ड्यूई एंड डस्की, कि जो तुम्हारी जो ड्यूई फिंगर है वो धीरे धीरे डस्की वेल, एकदम अंधकार भरा जो पर्दा है उसको धीरे धीरे गिरा रही है, उसे खींच रही है, यानी कि धीरे धीरे शाम बढ़ती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है। The speaker described the falling of the night as dewy fingers that start drawing a new picture of the night by removing the dusk's line slowly। और इस लाइन में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है कि नाइट है जो धीरे धीरे आ रही है और इवनिंग है जो धीरे धीरे जा रही है, यानी कि जैसे जैसे इवनिंग है जो पर्दा गिरा रही है अपना, यानी कि शाम है जो धीरे धीरे ढल रही है, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और इवनिंग धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और रात्रि का आगमन हो रहा है। In the next stanza, the poet says that while spring shall pour his showers as oft he wont, and bathe thy breathing tresses, make eve, while summer loves to sport beneath thy lingering lights, while shallow autumn fills thy lap with leaves, or winter yelling through the troublous air, affright thy shrinking train। इस स्टेंजा में पोइट है जो विभिन्न ऋतुओं का डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि जो इवनिंग है वो अलग अलग ऋतु में किस प्रकार की दृश्य प्रस्तुत करती हैं। सबसे पहले जो पोइट हैं वो जिक्र करते हैं स्प्रिंग का या वसंत का। वाइल स्प्रिंग शैल पोर हिज शोवर्स एज ऑफ्ट यू वांट एंड बेथ थाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मेकेस्ट यू। व्हेन स्प्रिंग कम्स accompanied by its showers, as often happens, your sweet smelling hair would get drenched। और जब जब इवनिंग स्प्रिंग के टाइम इवनिंग होती है तो अपने साथ साथ शॉवर्स, हल्की जो बरसात की फुहारी होती हैं उनको लेके आती है और उससे जो तुम्हारे बाल हैं वो क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। ट्रेसेस मीन्स जो बाल होते हैं वो मीकेस्ट यू यहाँ पे एड्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है इवनिंग को। मीकेस्ट मीन्स जो बहुत ही मीक होती है, जो बहुत ही कम बोलती है। नेक्स्ट पोइट बोलते हैं समर के बारे में। वाइल समर लव्स टू स्पॉट बीनीथ थाई लिंगरिंग लाइट। और जब समर आती है तो उसमें दिन बड़े हो जाते हैं। एंड व्हेन समर कम्स इट वुड लव टू प्ले बीनीथ योर लाइट, the duration of which gets prolonged because the day in summer are longer than those in the other seasons। तो जो समर है वो इवनिंग के टाइम पे तुम्हारी छाया में खेलना पसंद करती हैं, क्योंकि समर के टाइम जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसीलिए शाम का समय भी अन्य शामों से थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। उस समय जो समर है या गर्मी की जो ऋतु है वो तुम्हारे साथ या तुम्हारे सानिध्य में खेलना पसंद करती है। नेक्स्ट पोइट है जो ऑटम के बारे में बात करते हैं कि इवनिंग के समय ऑटम में क्या होता है। वाइल सैलो ऑटम फिल्स थाई लैप विद लीव्स। और जब ऑटम आती है तो इवनिंग के समय या इवनिंग के लिए क्या करती है कि वो तुम्हारी गोद को भर देती है सूखे पत्तों से और झड़े हुए पत्तों से। और विंटर गेलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर अफ्राइड द श्रिंकिंग ट्रेन। लेकिन जब विंटर आती है तो चीखती हुई हवा के साथ आती है, बहुत ही तेज़ चिल्लाती हुई हवा की आवाज़ के साथ इवनिंग विंटर में आती है। यानी इवनिंग के समय शाम का दृश्य कैसा होता है, जब बहुत तेज़ चीखने वाली हवाएं चलती हैं। एफ्राइड था श्रिंकिंग ट्रेन। और ये चीखती हुई खतरनाक हवाएं तुम्हारी
सर्टेन यानी तुम्हारे जो ट्रीज़ होते हैं, वनस्पतियाँ होते हैं, उनके लिए बहुत ही फ्राइटफुल होती है, उन्हें डरा देती हैं। उनकी पत्तियाँ या जो वनस्पति होती है उनकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, श्रिंक कर जाती है। ऐसी इवनिंग होती है विंटर के मौसम में। यानी कि विंटर के मौसम में दृश्य कैसा होता है, ये पोइट यहाँ पे बताते हैं। दिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवनिंग थ्रू एवरी सीजन, स्टार्टिंग विद स्प्रिंग विच विल वेट द इवनिंग विद रेन, मूविंग टू द समर विच विल प्ले अंडर द इवनिंग लाइट, then to the autumn with its falling yellow leaves, and finally he moves to winter which will make the evening shiver because of its intense chilly air. Next the poet says that, and rudely rent thy robes, so long regardful of thy quiet rule, shall fancy friendship signs smiling peace, thy gentlest influence own, and love thy favorite name. इवनिंग के टाइम जब विंटर के मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं तो रूडली रेंट दाई रॉब्स, बहुत ही रूडली या निर्दयतापूर्ण तुम्हारे जो वस्त्र होते हैं उनको क्या कर लेती है, छीन लेती है। यानी कि विंटर में तेज़ हवा के कारण पत्ते हैं जो अपनी पत्तियाँ, पेड़ है जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। नेक्स्ट द पोइट सेज दैट as long as these seasons continue to perform their functions, so long would men of imagination, men of science, believer in friendship, and he healthy man with rosy lips, acknowledges most certainly your gentle influence over them as they sit beneath the rural shade of evening and utter your beloved name as if it were sacred to them. और जब तक इवनिंग रहेगी तब तक, या इवनिंग आती रहेगी तब तक, रिग्रेटफुल ऑफ द क्वाइट रूल, तब तक ये सभी व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे। तुम्हारा जो शासन है जो बहुत ही शांत है उसके लिए। सेल्फ फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, जो कि बहुत ही आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो पोइट हो, पेंटर हो, उनके लिए इमेजिनेशन या फैंसी बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्त जो होते हैं, शाम के समय टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। साइंस से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उनकी थॉट प्रोवोक करने के लिए इवनिंग एक बहुत ही अच्छा समय होता है। एंड स्माइलिंग पीस, ये सारे लोग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया, इंडिकेट किया गया इनके माध्यम से। फैंसी, फ्रेंडशिप, साइंस, स्माइलिंग पीस, द जेंटलेस इन्फ्लुएंस ऑन, ये सभी तुम्हारा जो जेंटल इन्फ्लुएंस है उससे प्रभावित होते हैं। एंड लव दाई फेवरेट नेम, और तुम्हारे नाम को हमेशा याद करते हैं। यानी कि इवनिंग का समय एक ऐसा समय होता है जब प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे साइंस से रिलेटेड व्यक्ति हो, चाहे पोइट्स हो, या फिर कोई फिलोसोफर हो, शांति का जो समय होता है वो इवनिंग होता है और उनकी थॉट को प्रोवोक करता है। एक आनंदित करने वाला समय होता है। इसलिए इस समय को हर एक व्यक्ति याद करता है और तुम्हारा गुणगान करता है, तुम्हारे फेवरेट नाम को बार बार लेता है। This is about the positive effect of the evening time on humans. Evening becomes not only time of the day but also a state of mind that feeds poets in their writing, friendship and knowledge. ये एक ऐसा समय होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था को प्रभावित करता है और उनकी सोच को, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, हर एक क्षेत्र में उनकी नॉलेज को बढ़ाने का या उनको सोचने की, समझने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि इवनिंग का समय बहुत पीसफुल समय होता है जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने के लिए सक्षम होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन द पोएम इज फर्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन, जिसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है इवनिंग को एज ए लेडी दिखाने के लिए। इसमें जो शब्द है निम्फ, रिजर्व्ड, वेल नाउ द ब्राइट हेयर सन, सूर्य के लिए, एंड ये दो शब्द हैं जो निम्फ, रिजर्व्ड एंड ब्राइट हेयर सन, सूर्य और इवनिंग का पर्सोनिफिकेशन करने के लिए यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट सिट्स, सन के लिए, सन को पर्सोनिफाई करता है पोइट की सन है जो अपने टेंट में बैठा हुआ है। उसके बाद ड्राइविंग रेन, ही पर्सोनिफाइज द रेन एज ए पर्सन हु ड्राइव्स। एंड देन ड्यूवी फिंगर्स ड्रो, यहाँ पे इवनिंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है विद हिज फिंगर्स।
एंड बेथ आई ब्रीदिंग ट्रेसेस मिकेस्ट ईव, यहाँ पे भी इवनिंग को मिकेस्ट ईव बताया गया है, और जो कि सांस ले रही है और जिसकी जो बाल हैं वो शाम के समय भीग रहे हैं, तो यहाँ पे इवनिंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है एक जेंटल फीमेल के रूप में जो कि बहुत ही क्वाइट है। एंड वाले स्टेंजा में हम देखते हैं कि पोइट है जो सारी ऋतुओं का पर्सोनिफिकेशन करता है, चाहे वो स्प्रिंग हो, समर हो, ऑटम हो या विंटर हो। उसके बाद पोइट है जो फैंसी, फ्रेंडशिप, साइंस एंड स्मेलिंग पीस, इन सभी चीज़ों को पर्सोनिफाई करता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें किसी पर्सन या व्यक्तियों के समूह को रेफ़र करती हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। Metaphor. A metaphor is a mean of comparing things that are essentially unlike. The comparison is implied and the figurative term is substituted for or identified with the literal terms. May hope chase you to soothe thy modest ear. यहाँ पे chase you एक मेटाफोर है और यहाँ पे इवनिंग का कंपैरिजन पोइट यू से करता है, एक ह्यूमन बीइंग से करता है। ब्राइट हेयर सन, यहाँ पे स्पीकर कंपेयर करता है सन को एक मेल से जिसके कि हेयर कैसे हैं, ब्राइट हैं। नेक्स्ट है क्लाउडी स्कर्ट्स, स्पीकर हियर कंपेयर द स्कर्ट्स दैट सन इज़ वेयरिंग टू ए क्लाउड, जैसे कि सन कोई आदमी हो, सूर्य कोई व्यक्ति हो और उसने स्कर्ट जो कि बादलों से बनी हुई उस चीज़ को पहना हुआ हो। Imagery is the representation through language of sense experience. Visual imagery, जिसमें हम देखते हैं कि smell, horn. This line contains an image that appeals to our sense of sight and it represents a shape. Next, whose numbers steals through thy darkening veil, the gradual dusky veil. These two lines contains an image that appeal to our sense of sight and it represents a color. Next, his plague circulates. This line contains an image that appeal to our sense of sight and it represents a motion. Olfactory imagination. It is an image that represents smell, the fragrant hours and eves. The image here appeals to our sense of smelling and it presents a scent. Auditory imagery, it is an image that represents sound. Now air is hushed, save where the weak-eyed bat. The image here appeals to our sense of hearing and it represents a sound. यहाँ पे जो इमेज है वो हमारे श्रवण शक्ति को प्रेजेंट करती है और एक साउंड या ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है पोइट इस लाइन के माध्यम से। नेक्स्ट सिनोकी डोकी, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी शब्द का यूज किसी संपूर्ण चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। एंड मेटानोमी, इट इज़ द यूज ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेटेड फॉर द थिंग एक्चुअली मीन्ड, कोई ऐसी विषय या वस्तु या चीज़ का उपयोग जो किसी सामने वाली चीज़ या किसी दूसरी चीज़ को जो उससे क्लोजली रिलेटेड हो दर्शाने के लिए किया जाता है। सिनोकी डोकी का यूज़ किया गया प्रिवेंट माई विलिंग फीट में। यहाँ पे विलिंग फीट जो पोइट की तरफ इंडिकेट करते हैं या पूरे के पूरे पोइट को रिप्रेजेंट करते हैं बजाय कि उनके पैरों के। अपोस्ट्रोफी इज एड्रेसिंग समवन एब्सेंट और डेड और समथिंग नॉन ह्यूमन एज इफ दैट पर्सन थिंग वर प्रेजेंट एंड अलाइव एंड कुड रिप्लाई टू व्हाट बीइंग सेड। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ कई बार किया गया है इवनिंग को एड्रेस करने के लिए, जैसे चेस्ट यू, मिकेस्ट यू। बहुत सी लाइन में पोइट ने इवनिंग को एड्रेस करने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है, जैसे कि चेस्ट यू, निम्फ रिजर्व्ड, मिकेस्ट यू एसेट्रा। एलिट्रेशन, बहुत सी लाइन्स में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, जैसे कि वाइल, शॉर्ट, श्रिल, श्रीक, ड्यू, डस्की वेल एसेट्रा। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इज़ एन apparent contradiction that is nevertheless somehow true। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो कॉन्ट्रेरी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जैसे कि पेंसिव प्लीजर। पेंसिव मीन्स चिंताग्रस्त मुद्रा में या बहुत ही सोचनीय मुद्रा में बहुत ही
कष्टकारी, प्लीज़र मीन्स खुशी। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इनका यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स है। So the poem ends here. Ode to evening. Thank you.